वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल की इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल एक साइंटिस्ट था जिसने 1854-1865 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे पीस के ऊपर, और उसने उसके बाद अपने दो लॉज दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वो हम देखते हैं कि उसने क्या पढ़ा था। जो मेंडल था ना, वो उसका काम जो था वो ब्राउन सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंसेस के अंदर पब्लिश हुआ था। ओके जी। 1865 में उसने अपना काम उसका इसमें पब्लिश हुआ था। 1866 में उसका काम पब्लिश हुआ था। क्लासिकल जेनेटिक्स इसको कहा जाता था। ठीक है, उसका काम पहले तो किसी ने कंसिडर नहीं किया, लेकिन उसके बाद 1900 में उसका काम जो था ना, वो तीन बोटानिस्ट थे, कॉरेंस, डी बैरीज और शेनमेक। ठीक है, शेनमेक साइंटिस्ट ने रिकन्सिडर किया उसके काम को आफ्टर 16 years ऑफ हिज डेथ। अच्छा जी, उसके बाद चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट्स कि उसने कौन कौन, मतलब आपको अगर आ जाए ना मेंडेलियन इनहेरिटेंस के ऊपर नोट, तो पहले आपने ये इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, ये जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, एक लाइन आपके पिछले पेज पे होगी वो, फिर आपने बताना कि उसने ये दो लॉज दिए थे, उसके बाद आपने ये चॉइस ऑफ मटेरियल के बारे में बताना। ठीक है, द परफॉर्म सीरीज ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन पी। उसने पी के ऊपर बहुत सारे नजर एक्सपेरिमेंट उसने पी के ऊपर मतलब उसने पी को चूज़ किया क्योंकि उसके गार्डन के अंदर ये ग्रो कर जाता था, इजीली ग्रो कर जाता था। मतलब इसका बहुत देर नहीं मतलब इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि इसकी फसल पक के 6 महीने में तैयार होगी, तो फिर नहीं, बल्कि जल्दी जल्दी से इसकी क्रॉप आ जाती थी, जिसकी वजह से उस पर ईजिली एक्सपेरिमेंट कर सकता था। फिर उसने पी को क्यों यूज़ किया, रीज़न पी को यूज़ करने की वो नीचे बताएंगे। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने पी को क्यों यूज़ किया, तो उसकी रीजंस बताएं। सबसे पहली बात, इट इज़ ईजी टू कल्टिवेट एंड इट ग्रो वेल इन हिज गार्डन। उसके गार्डन के अंदर ये बेहतर उगते थे और इसको कल्टिवेट करना वो क्या था, बहुत आसान था। इट फ्लावर आर हेर्माफ्रोडाइट। सबसे पहले कि उसके फ्लावर क्या थे, हेर्माफ्रोडाइट थे, कि एक ही फूल के ऊपर ओवरीज भी थी और स्टेमन्स भी थे। स्टेमन और कार्पल मतलब मेल पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर पे थे। उसके बाद क्या हो गया, इट वाज नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजर बट इट कैन आल्सो बी क्रॉस। मतलब कि एक तो खुद ही फर्टिलाइज हो जाते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें क्रॉस फर्टिलाइज भी करा सकते हैं। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइज कैसे कराएंगे कि फूल हैं, ऑब्वियसली फूलों के अंदर स्टेमन है, ओवरी है, तो वो तो खुद ही फर्टिलाइज हो जाएंगे, एक ही फूल के अंदर दोनों चीज़ें हैं। लेकिन ये क्या करता था कि आर्टिफिशियल क्रॉसिंग कराता था। आर्टिफिशियल क्रॉसिंग कैसे कराता था कि किसी फूल का स्टेमन काट दिया, किसी फूल का कार्पल काट दिया, तो ऑब्वियसली फिर उस फूल को उसका कार्पल तो पोलिनेट नहीं कर सकता ना, किसी दूसरे फ्लावर का ही पोलिनेट करेगा, तो इस तरह से उसने उसको क्रॉस पोलिनेट करा दिया। द टाइम गैप बिटवीन जनरेशन ऑफ पी इज शॉर्ट। एक तो कि दोनों जनरेशन जो है, मतलब कि एक क्रॉप अप लगाइए दूसरी लगाएंगे, उनके दरमियान जो गैप होता है वो शॉर्ट होता है। अगर आप राइस का देखें तो पूरे 1 साल का गैप होता है, वीट का देखें तो वो पूरे 1 साल का गैप होता है, तो इसमें 1 साल का गैप नहीं था बल्कि उससे थोड़ा गैप था। एक रीज़न ये भी थी। सो मेंडल कैन प्रोड्यूस मैनी जनरेशन ऑफ पी विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो ऑब्वियसली वो 1 साल के अंदर 3 से 4 जनरेशन को ग्रो करा सकता है, लेकिन यही आप किसको लेंगे, वीट को लेंगे या किसी और को लेंगे, तो आपके पास टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। जनरेशन लेने के लिए टाइम बहुत कम है, इसके पास मतलब कि टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है आपको। अगर आपको 4 जनरेशन चाहिए तो आपको 4 साल लग जाएंगे। तो ये आपको पी है वो 2 महीने के बाद आ जाती है उसकी क्रॉप, तो आपको ऑब्वियसली क्या है, इजीली आप उसको 1 साल के अंदर आप उसकी 4 जनरेशन भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप वीट पे काम करना शुरू करें तो ऑब्वियसली आपको 4 साल लग जाएंगे। पी हैज़ मैनी शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेट्स। और उसके बाद पी की शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेट्स, क्योंकि उसके बड़े जो थे वो क्लियर कट करेक्टर्स थे। ठीक है, और हर एक जो करेक्टर था उसके दो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स थी। मतलब अगर फ्लावर है तो एक पर्पल है, एक वाइट है, अगर पोड है तो एक रिंकल्ड है, एक प्लेन है, अगर सीड है तो एक ग्रीन है, एक येलो है, एक रिंकल्ड है और एक राउंड है। ये उसकी ट्रेट्स थी, 7 कंट्रास्टिंग उसकी ट्रेट्स थी, जिसकी वजह से हमने उसको यूज़ किया था पी को। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज के ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज कैसे बनती हैं। अ वैरायटी विच ऑलवेज प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट बट सेल्फ फर्टिलाइजिंग इज कॉल्ड ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कौन सी होती है कि जिसमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स जैसे बने। पेरेंट्स अगर पर्पल कलर के फ्लावर वाले हैं तो आगे भी पर्पल कलर के फ्लावर ही आए, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। क्लियर। टाइप ऑफ क्रॉस, कितने टाइप के क्रॉस होते हैं, एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसे कहते हैं कि जब हम 2 प्लांट्स के दरमियान क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है,
दो प्लांट्स के साथ क्रॉस करा रहे हैं और उनमें जो करेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो एक है, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू प्लांट्स डिफरिंग इन वन करेक्टर, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है, एक करेक्टर का। जैसे कि हम क्रॉस करा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम क्रॉस कराएंगे टॉल प्लांट का और शॉर्ट प्लांट का। इसमें एक करेक्टर हमने सिर्फ लिया ना, क्या करेक्टर लिया हमने, हाइट ऑफ प्लांट, तो ये मोनोहाइब्रिड है। अगर हम करें कि हमने क्रॉस करा है पर्पल फ्लावर का और वाइट फ्लावर का, तो ये भी एक करेक्टर है, तो ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अगर हम कहें कि हमने राउंड सीड का और रिंकल सीड का क्रॉस कराना है, तो भी ये क्या है, तो ये क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मेंडल ने क्या किया, 4 प्योर ब्रीडिंग लाइंस को, 7 कैरेक्टर्स है ना, 7 7 आर 14, तो फिर 14 उसने लाइंस क्या कर ली, क्रिएट कर ली, क्लियर। नेक्स्ट है डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, ऑब्वियसली इसके अंदर हम 2 कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, टॉल शॉर्ट के साथ साथ हम रिंकल्ड और राउंड सीड भी क्रॉस करा रहे हैं, इसमें 2 कैरेक्टर हो गया ना, तो ये क्या हो गया, डायहाइब्रिड क्रॉस। कि ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जिसमें हम 2 प्लांट्स का आपस में क्रॉस करा रहे हैं और उन 2 प्लांट जो हैं वो डिफरेंट हैं 2 कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। एक प्लांट जो है वो टॉल है और उसके सीड्स क्या हैं, रिंकल्ड हैं, दूसरा क्या है, स्मॉल है, उसके सीड्स क्या हैं, राउंड है। ऐसे भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है कि ये क्या हो सकता है, टॉल राउंड सीड के साथ, ये स्मॉल रिंकल सीड्स के साथ, ये एक ब्रीड है, ये भी एक ब्रीड। लेकिन इसमें डायहाइब्रिड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें करेक्टर क्या हैं, 2 हैं। इसके अंदर भी 2 करेक्टर्स हैं, एक सीड की शेप का और एक प्लांट की हाइट का। इसमें भी क्या है, एक सीड की शेप का और एक प्लांट की हाइट का। इस तरह के क्रॉसेस को हम क्या कहते हैं, डायहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड जिसमें हम क्रॉस कराएं और 2 प्लांट आपस में डिस्टिंक्ट हों, डिफर करते हों एक करेक्टर के ऊपर, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि जिसमें दोनों प्लांट डिफर करते हों 2 करेक्टर्स के ऊपर, क्लियर। ओके जी, डिफरेंट टर्म डिस्क्राइब है मेंडल ने कुछ टर्म डिस्क्राइब की थी, वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले उसने कहा था पेरेंटल जनरेशन। व्हेन 2 प्योर लाइन पेरेंट्स आर क्रॉस्ड विद ईच अदर दे आर कॉल्ड फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। जब 2 पेरेंट हैं आपस में क्रॉस होता है उनका, तो हम उसे कहते हैं ये क्या है, पेरेंटल। मतलब हम क्रॉस करा रहे हैं टी और टी का, ये फीमेल है ये मेल। वैसे हम कह रहे हैं कि 2 प्लांट्स हैं आपस में, इनका हम क्रॉस कराएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन है। ये क्रॉस करके जो अगली जनरेशन आएगी, ये जनरेशन, ठीक है, ये कौन सी होगी, F1, ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन, क्लियर होगी बात। जो सबसे पहली जनरेशन से हम क्रॉस करा रहे हैं वो कौन सी है, पेरेंटल जनरेशन। उससे क्रॉस करके जो दूसरी जनरेशन आएगी उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन, क्लियर। उसके बाद डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। कुछ ट्रेड्स क्या हैं, डोमिनेंट है, कुछ क्या है, रिसेसिव हैं। जिस तरह से ये जो हमारे पास ट्रेड्स हैं, ये जो टाल है ये डोमिनेंट ट्रेट है, इनफ्लैटेड मतलब स्मूथ वो जो है पोर्ड है वो डोमिनेंट है, राउंड स्मूथ जो है, राउंड या स्मूथ वो क्या है, शेप उसकी डोमिनेंट है, उसका ग्रीन कलर डोमिनेंट है, ठीक है। टर्मिनल या लेटरल फ्लावर की पोजीशन क्या है, कि टर्मिनल है टिप पे प्रेजेंट है या लेटरल है साइड पे प्रेजेंट है, ये भी इसका एक करेक्टर। ये 7 करेक्टर बेटा अपनी याद करनी है। टॉल और ड्वार्फ, इनफ्लैटेंड और कंस्ट्रिक्टेड, स्मूथ और रिंकल्ड सीड, येलो और ग्रीन सीड, लेटरल और टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, पर्पल और वाइट फ्लावर कलर, ग्रीन और येलो पॉड, ठीक है। इसमें इन सब ये जो सारे करेक्टर्स हैं इनमें से कुछ क्या है, डोमिनेंट है, कुछ क्या है, रिसेसिव है। जैसे टॉल जो है वो रिसेसिव है, इनफ्लैटेंड रिसेसिव है, राउंड रिसेसिव है, ग्रीन कलर ऑफ सीड रिसेसिव है, ठीक है। टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव है, पर्पल फ्लावर रिसेसिव है, ग्रीन कलर ऑफ पॉड क्या है, रिसेसिव है, सॉरी डोमिनेंट है। जिन पर मैंने टिक लगाई ना बेटा ये सारे डोमिनेंट है, मतलब कि ज़्यादा एक्सप्रेस अपने आप को यही करते हैं। अब डोमिनेंट क्या होते हैं, जो करेक्टर है अपने आप को फर्स्ट 1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर देता है। द ट्रेट दैट अपेयर इन फर्स्ट 1 जनरेशन, जो पहली जनरेशन में चीज़ एक्सप्रेस करती है। अगर पहली जनरेशन में आपको टॉल प्लांट्स नजर आ रहे हैं ना, तो टॉल क्या है, डोमिनेंट है। अगर पहली जनरेशन में आपको ग्रीन कलर के सीड नजर आ रहे हैं तो ग्रीन डोमिनेंट है। जो आपको पहली जनरेशन के अंदर करेक्टर नजर आएगा वो क्या होगा, डोमिनेंट। और जो आपको बाद में नजर आएगा, मतलब बहुत बाद में जाके जिसको डोमिनेंट ने ओवरकम किया होगा, मास्क किया होगा, उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव, क्लियर होगी बात। उसके बाद करेक्टर हमने देख लिए हैं कौन कौन से हैं,
करेक्टर्स में टॉल और डवार्फ, इन्फ्लेंटेड, कंस्ट्रक्टेड, स्मूथ और रिंकल, येलो ग्रीन सीड कलर, लेटरल टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, पर्पल वाइट फ्लावर कलर, पोड का ग्रीन और येलो पोड का जो है वो कलर। क्लियर है? नेक्स्ट हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।